गई किताबें, लंबी अर्जियाँ, पर्चियाँ, अब मेज के उस ओर जाना है, वो भी इज्जत और सम्मान के साथ। नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। कैसे बने आईपीएस? आईपीएस की कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए बात करते हैं श्वेता धनखड़ से। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप आईपीएस बने तब आपको कैसा लगा? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। आईपीएस जो है मैं बचपन से बनना चाहती थी और 2 साल की थी जब से मेरी इच्छा थी आईपीएस बनने की, और जब मैं आईपीएस बनी तो मुझे पहली बात है, मुझे जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा था खुशी कैसे एक्सप्रेस करूँ। रियली दिल से बहुत खुशी हुआ। मैम, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, सोनीपत। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है अलग अलग जगह से हुई है। सोनीपत से हुई है, रोहतक से हुई है, करनाल से हुई है। मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जहाँ ट्रांसफ़र होता था फिर उसी के साथ जो एजुकेशन हुआ। तो आपने कॉलेज और ग्रेजुएशन कहाँ से? मेरी कॉलेज और ग्रेजुएशन जो है मेनली MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ से हुआ। मैम, आपको आईपीएस बनने की प्रेरणा किससे मिली? ये जब मैं 2 साल की थी तो बचपन में एक सीरियल आता था DD नेशनल पे, उड़ान। उड़ान में कविता चौधरी जो थे उनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो अपने पिता के लिए, ज़मीन के लिए फ़ाइट कर रही होती है, और वो देखती है एक IAS ऑफिसर को जाते हुए, पूछती है कि ये कौन है, तो बताते हैं IAS ऑफिसर है। फिर वो एक लाइन जो है वो बोलती है, खींच लानी है इज्जत सबसे अपने लिए, हमारे लिए बहुत हो गई कतारें और ये अर्जियां। मुझे एक बार फिर उन दफ्तरों में जाना है, लेकिन मेज के उस ओर और सम्मान के साथ। बहुत हो गई किताबें, लंबी अर्जियाँ, पर्चियाँ, अब मेज के उस ओर जाना है, वो भी इज्जत और सम्मान के साथ। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने +2 किया, तो मेरे को अपने देश की जो फर्स्ट IPS ऑफिसर हैं उनसे मिलने का मौका मिला, किरण बेदी। वो चंडीगढ़ में ही कमिश्नर थी, तो उनसे मिलके फिर उन जैसा जो है मेरा बनने की इच्छा हुई। मैम, जैसे हम सब जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं बहुत टफ होते हैं, तो आप कुछ टिप्स, ट्रिक्स, कुछ ऐसी तैयारी की कुछ बताना चाहेंगे कि हमें आईपीएस बनने के लिए कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, इस दुनिया में मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करें और सही दिशा में अपनी मेहनत को सही दिशा दी जाए तो मेहनत ज़रूर साकार होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी, आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करते हुए आपको जो है, कई बारी जो है इसका सिलेबस इतना वास्ट होता है, इसकी तैयारी इतनी गहन होती है कि मनुष्य को थोड़ा सा ये लगता है, अरे मैं तो थक गया, अरे मुझे कुछ नहीं आता। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपका जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और क्योंकि जो लोग बनते हैं वो हमारे सभी आम लोगों में से बनते हैं, सभी लोग आम हैं और सभी लोग एक जैसे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। दूसरा जो है, इसकी सही दिशा में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये 3 फेजेस में जनरली इसका है। मेन एक तो आपका जब आ जाता है प्रीलिम्स, और एक मेंस में जो एक रिटर्न हो जाता है, और एक आपका इंटरव्यू। तीनों ही जो इसमें फेज आते हैं वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक को उसकी इम्पोर्टेंस के अनुसार आधार पर तैयारी करनी चाहिए। मैम, तो जैसे इसकी तैयारी होती है वो किस बेसिस पे करें, मतलब नोट्स और जितनी भी कंटिन्यूएशन होती है, टाइमिंग होती है, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि आपकी जो तैयारी है, आप हर एक व्यक्ति अपने में यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ खासियत होती है। उसे अपने नेचुरल जो खासियत है उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी पॉजिटिविटी है उसको यूज़ करके, इसमें क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, आप अपनी पॉजिटिविटी को किस प्रकार से इंक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि GS है आपका, GS सबके सामने समान है। बहुत ज़्यादा बुक्स ना पढ़कर, क्योंकि कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और फिर उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बेसिक 1-2 बुक रखें और उन्हीं बुक को आप फॉलो करें, और जो है उससे क्लैरिटी भी रहेगी, चीज़ें अच्छे से समझ भी आएंगी। और जैसे आज जो आप पढ़ा है आपने, मान लीजिए एक दिन में जो पढ़ा है, अगले दिन सुबह उसको एनालाइज कीजिए, रात को एनालाइज कीजिए, सुबह रिवाइज कीजिए। अगर ऐसा थोड़ा सा आप टेक्निक को अपनाएंगे तो आप जो कोई भी चीज़ आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, और कभी भी उस चीज़ को आगे पढ़ेंगे तो आप उसको लिख पाएंगे आसानी से। जैसे जो इंटरव्यू होते हैं वो भी काफ़ी टफ होते हैं, जैसे हमने वीडियोस वगैरह देखते हैं, लोग मोटिवेट वीडियोस देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, तो
तो आप इंटरव्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, ये जो तैयारी है, पूरी तैयारी एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करती है, प्रीलिमिनरी की, मेंस की, रिटन एग्जामिनेशन की और इंटरव्यू की। आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो काफ़ी होनी चाहिए। आप जो भी कोई चीज़ देखें उसको एक दूसरे से रिलेट करें। जैसे इकोनॉमिक्स है उसको पॉलिटी से रिलेट करें, पॉलिटी को जो है आप इससे सोशल इश्यूज से रिलेट करें। जितना ही इंटीग्रेटेड और चीज़ आप करेंगे उतनी ही आपकी जो सोच सुलझेगी, और जो चीज़ आप अपने मन में सोचें उसे आप लिखें ज़रूर, लिखित रूप जरूर दें, क्योंकि ये जो है आपके मानसिक विकास का भाग है। जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपके दिमाग में चरितार्थ हो जाती है, आपके दिमाग में वो बैठ जाती है और आपको ध्यान रहती है। और जो आप लिखते हैं, एनालाइज करके लिखते हैं, दैट इज़ वेरी फाइन। और उस चीज़ को आप इंटरव्यू में क्या है वही चीज़ें आपकी आती हैं, लेकिन आपको वो सोच समझ के करना होता है। चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटी है, चाहे करंट इशू है, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज़ है, आप सभी को कोरिलेट करें। जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, और इंडिया की इकोनॉमी से जो है बाहर की जो इकोनॉमी है वो कैसे इफेक्ट करेगी। अभी जैसे हम कोरोना वायरस को ही ले लें, कोरोना वायरस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, कोरोना वायरस का इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, इसके हेल्थ इश्यूज़ क्या है, इन सबको कोरिलेट करके पढ़ें। तो जो इंटीग्रिटी जो होती है, जो एनालिसिस होता है, एनालिटिकल पावर जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उसी को उतनी ही वेटेज दी जाती है। और इंटरव्यू जो है, कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल है हमें लेने के लिए बैठा है, हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। और हम जो है अपनी नेचुरल पावर का जितना यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैम, जैसे जो गांव की एजुकेशन होती है वो अभी तो फिर भी थोड़ा डेवलप कर रही है, पर पहले बिल्कुल डेवलप नहीं कर रही थी, और आज भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और जो इंग्लिश है उसका भी माध्यम आजकल बहुत कम है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव के बच्चे कैसे प्रिपरेशन? देखिए, जो बनता है, रिक्शा चलाने वाला भी बनता है, किसी गरीब का बेटा भी बनता है, ऐसा नहीं है अमीर रह भी जाते हैं, लेकिन ये है जो मेहनत करता है वो बनता है। मेहनत आपको निरंतर करनी है, गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, डिटर्मिनेशन, करेज, ये सब आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति है इसमें बिल्कुल ही संयम रखना है, क्योंकि कई बार पढ़ पढ़ के बोर भी हो जाता है। आपको जो है संतुलित पढ़ाई करनी है और स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको जो है कई लोग कहते हैं कि हम 22 घंटे 22 घंटे पढ़ते हैं। 22 घंटे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें से अगर आपने एक भी घंटा ढंग से नहीं पढ़ा, उसको सोचा नहीं। आप उसको पढ़ें, चाहे भले ही 5 घंटे पढ़ें, पर उसको सोचें, दिमाग में सोचें मैंने ये चीज़ पढ़ा है, ये चीज़ इस तरीके से की जा सकती है। आप फिलॉसफी ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, ज्योग्राफी को ले लें, अगर आपके दिमाग में इमेज बनाएंगे, सोचेंगे, उसको उतना ही एनालाइज करेंगे और आप कम देर में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि गांव के बच्चे नहीं बनते, गांव के बच्चे भी बहुत बनते हैं। गांव के बच्चों में, और मीडियम इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें हिंदी मीडियम भी है, इसमें इंग्लिश मीडियम भी है, भारत की जितनी भाषाएं हैं वो सभी मीडियम वाइज आती हैं। इसमें मीडियम कोई बाधा नहीं है, चाहे इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है, हर एक बच्चा बनता है। आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, माध्यम चाहे कोई भी हो। दूसरा, अगर आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो उत्तर है वो भी इंग्लिश में ही देना है। वो हम अपने अंदर से सोच लेते हैं कि ये जो है इंग्लिश में आंसर दिया है, इंग्लिश में ये नहीं दिया है, तो ये हमारे अंदर से एक चीज़ आ जाती है कि माध्यम इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। अब ये है, ज़्यादातर जो लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में देते हैं। इफ़ द बोर्ड इज आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, इट इज़ नॉट नेसेसरी यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश ओनली, you can answer in Hindi also. Be comfortable with your own language. आपको अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होके जवाब देना चाहिए, और हम अपनी लैंग्वेज में जो कंफर्टेबल होके जवाब देते हैं ना, वो एनालिटिकल बेस जो आपको वहाँ पे बैठ के जज करते हैं। जज इस तरीके से करते हैं कि ये जो चीज़ बता रहे हैं ये खुद के अंदर से बता रहे हैं, सीखी हुई बता रहे हैं, और वो जिस तरीके से आप आंसर करेंगे उन्हें पता चल जाता है। ये देखेंगे, एक तो होते हैं कई टाइप के होते हैं। एक तो जैसे रट्टा मार के होते हैं, एक जो है बिल्कुल थिंकिंग बेस्ड, तुरंत आंसर देते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बचपन से लेके आगे तक का पूरा सफ़र है। पर्सनैलिटी 1-2 दिन में डेवलप नहीं होती। कोई भी, आप एक बात बताएं, आज तक आप काफ़ी लोगों से मिले होंगे, किसी से मिलके आपको लगता होगा अरे मज़ा आ गया आज तो है, और किसी के पास जाके लगता होगा अरे इसके पास तो जाना ही नहीं चाहिए था, दिन खराब हो गया। ऐसा क्यों है? केवल जो है किसी व्यक्ति का पर्सनल ऑरा, पर्सनल डेवलपमेंट, और कुछ नहीं किया उस व्यक्ति ने, तो पर्सनैलिटी पेज अ लॉट। और जो पर्सनली डेवलप होगा वही आगे जाके सिविल सर्विसेज में डेवलपमेंटल काम कर सके। जो आज के जो स्ट्रगलिंग यूथ है, आप
मैं स्ट्रगलिंग यूथ से केवल यही कहना चाहूँगी, अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट है, पब्लिक सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं, तो सबसे पहले मेरी तरफ से जो है, आपका जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्य के बारे में रोज़ सुबह एक बारी ज़रूर सोचें, मैं ये बनना चाहता हूँ, और रात को ये एनालाइज ज़रूर करें, मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, मैंने आज कितनी मेहनत की, मैंने कितना अच्छा किया, मैंने कितना बुरा किया। और फिर जो है आप उस पर लगे रहें, रुके नहीं। और मेरे ख्याल से सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि लक्ष्य जो होता है वो कभी आपको सोने नहीं देता। और मेरी तरफ से जितने भी एस्पायरेंट हैं, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो ये थी आईपीएस की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप देखते रहिए एनबीएससी न्यूज़। नमस्कार।